नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनोने रोहिणी। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी इसमें व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में विचार विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि विचार विस्तार किस तरह से लिखा जाता है। यह विचार विस्तार एग्ज़ाम में सेक्शन डी जो अपठित सेक्शन है उसमें 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ये 3 मार्क्स आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो विचार विस्तार लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होता है। इसमें सबसे पहले जो अपठित पद्यांश का भावार्थ स्पष्ट करने के लिए होता है। अपठित पद्यांश मतलब जो आपने पढ़ा नहीं है या किताब में नहीं है, उसका भावार्थ अर्थात अर्थ आपको स्पष्ट करना होता है। जिस तरह से मराठी में कल्पना विस्तार होता है उसी तरह से हिंदी में विचार विस्तार होता है। आगे दोहा, 2-4 काव्य पंक्तियाँ या मुक्तक दिए जाते हैं और उनका भावार्थ स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है। जो दोहा होता है 2 लाइन का होता है या 2-4 काव्य पंक्तियाँ इसमें पूछी जाती है और उनका अर्थ हमें बताना होता है। उसी प्रकार इस पद्यांश का भावार्थ स्पष्ट करते समय ध्यान में योग्य रखने बातें नीचे दी हुई है। पहली बात है, दिए हुए पद्यांश, दोहा या मुक्तक को भली भांति समझ लीजिए। भली भांति समझना मतलब अच्छी तरह से समझना। जो पद्यांश दिया होता है, पद्यांश यानी कविता का अंश या दोहा होता है, तो उसे हमें अच्छी तरह से पढ़कर उसमें क्या दिया गया है यह समझना चाहिए। उसी तरह दिए हुए पद्यांश का सरल शब्दों में स्पष्टीकरण कीजिए। जो पद्यांश दिया है उसका अपनी भाषा में सरल शब्दों में स्पष्टीकरण करना चाहिए। उसमें बहुत क्लिष्ट भाषा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसी तरह से एक एक शब्दों को अच्छे से समझिए तथा पद्य का लक्ष्य या हेतु क्या है वह भी लिखें। हमें उन एक एक शब्दों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। उसका क्या अर्थ है यह भी लिखना है। उसी तरह से उसका लक्ष्य क्या है या हेतु क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है। जो पद्यांश आपको दिया गया है उसके पीछे कोई ना कोई सीख होती है, वह भी हमें लिखनी है। उसी प्रकार जहाँ आवश्यक हो विषय से संबंधित दृष्टांत देकर स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब दृष्टांत अर्थात उदाहरण। जहाँ हमें आवश्यक लगे वहाँ पर हम योग्य उदाहरण देकर उन्हें अधिक विस्तृत रूप में लिख सकते हैं। लेकिन उदाहरण जो पद्यांश दिया गया है उससे संबंधित ही होना चाहिए, अलग उदाहरण न हो। उसी प्रकार पद्यांश के भावार्थ की भाषा सरल एवं शुद्ध तथा शब्दों की वर्तनी अर्थात मात्रा सही होनी चाहिए। जो पद्यांश है उसकी भाषा सरल एवं शुद्ध, तो यहाँ पर शुद्ध लिखना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से उसकी वर्तनी मात्रा मतलब पहली मात्रा दूसरी मात्रा सही होनी चाहिए। जिस तरह दिन यह शब्द है, दिन शब्द में अगर पहली मात्रा दी जाए तो उसका अर्थ होता है दिवस। लेकिन अगर दिन को दूसरी मात्रा दी जाए, द को दूसरी मात्रा दी जाए, तो उसका अर्थ होता है गरीब। इसीलिए पद्यांश की भावार्थ लिखते समय शब्दों की वर्तनी अर्थात मात्रा सही होनी चाहिए। उसी तरह से आगे लेखन में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। जो आप विचार विस्तार लिखते हो उसमें जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर योग्य विराम चिन्ह आपको देना चाहिए। इस प्रकार यह सारी बातें ध्यान में रखकर आपको विचार विस्तार लिखना होता है। यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर एक विचार विस्तार मैं आपको बताती हूँ। विचार विस्तार है, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो पटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। इस तरह से एग्ज़ाम में आपको 2 पंक्तियाँ दी जाएगी तो उसे आपको अच्छी तरह से समझना है।
रहीमन अर्थात यहाँ पर रहीम जी कहते हैं धागा, यहाँ पर धागा है लेकिन वो कौन सा है? प्रेम का। उसे कहते कि उसे आप तोड़ो मत, तो टूट जाएगा, और अगर टूट गया तो फिर से जुड़े। फिर से तो वो क्या हो सकता है? जुड़ सकता है, लेकिन जुड़ने पर उसमें क्या पड़ जाएगी? गांठ पड़ जाएगी। ये आपको दो पंक्तियों को पढ़कर समझ लेना चाहिए और फिर उसे अपनी भाषा में लिखना चाहिए। लिखते समय लिखना है कि उपर्युक्त दोहे में रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है। उसे साबुत बनाए रखने का मतलब अच्छी तरह बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। उसे झटक कर तोड़ देना आसान है, लेकिन फिर से जोड़ना बहुत मुश्किल है। फिर भी जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। प्रेम के टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने पर उसमें पहले जैसी मिठास और अपनापन नहीं आ सकता। उसमें कड़वाहट और अविश्वास की गांठ पड़ जाती है। इसलिए भलाई इसी में है कि हम प्रेम के रिश्ते को कभी टूटने ना दें। जहाँ तक हो सके बनाए रखने की पूरी कोशिश करें। इस तरह से आप इन दो पंक्तियों का भावार्थ लिख सकते हैं, तो आसानी से एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर रहीम जी ने एक धागे के रूप में प्रेम का महत्व हमें बताया गया है। आगे और एक दोहा दिया हुआ है, वह भी आप ध्यान से समझिए और उसे अपनी कॉपी में लिखिए। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। यहाँ पर यह दोहा है, यह रहीम जी का है। तो उन्होंने छोटे और बड़े का महत्व अलग अलग होता है, इसको सुई और तलवार के द्वारा स्पष्ट किया है। ये आपको लिखना है। तो यहाँ पर लिखते समय आप लिख सकते हैं, रहीम जी ने इस दोहे में गागर में सागर भरने का प्रयत्न किया है। तो रहीम जी कहते हैं, उपरयुक्त दोहे में कुछ लोग वस्तु के आकार को देखकर उसका मूल्य आंकते हैं मतलब अंदाज़ा लगाते हैं कि आकार वो बड़ा है तो वह उसका महत्व अधिक है, छोटा है तो महत्व कम है। वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है। वस्तु का महत्व उसके कद पर निर्भर नहीं होता, उसकी साइज़ पर निर्भर नहीं होता। रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा हमें समझाने का प्रयत्न किया है। तलवार का आकार बड़ा है, वह युद्ध में बहुत उपयोगी है। उसकी तुलना में सुई बहुत छोटी होती है, फिर भी सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। इसलिए हमें छोटों को भी बड़ों के समान ही महत्व देना चाहिए। इस तरह से आपको लिखना है। आगे भी जो 2-3 दोहे दिए हुए हैं उसे आपको अपनी कॉपी में लिखकर उसका भावार्थ स्पष्ट करना है। जब सूचना मिलेगी तब शिक्षकों द्वारा उसे चेक कर लेना है। जो वीडियो यूट्यूब चैनल पर आपने देखे हैं या चढ़ाए गए हैं, उन्हें देखकर आपको सब अपनी कॉपी में उसके सवाल जवाब लिखने हैं, गद्य और पद्य दोनों के। उसी प्रकार व्याकरण विभाग में भी अलग कॉपी बनाकर व्याकरण में भी समानार्थी शब्द, विलोम, कर्तृवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, अपठित पद्यांश, अपठित गद्यांश, यह सब व्याकरण की कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।